दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के एक और वीडियो में। इस वीडियो में अपन कक्षा 6 की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अपन पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन इस नाम को ही तहकीकात कर लेते कि भाई नाम जो चैप्टर का नाम है वो किस संदर्भ में दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में इस चैप्टर में अपन को बताया जाएगा कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल क्या होता है। परिमंडल का मतलब क्या, पृथ्वी का मतलब तो अपन को सभी को पता है कि ये पृथ्वी ही है अपनी। ठीक है, अब अपन ने ना पृथ्वी के संदर्भ में जो बेसिक जानकारी थी ना वो तो अपन ने आगे वाले चैप्टरों में ले ली कि पृथ्वी को कैसे बांटा गया, अक्षांश रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में, तो उनका इम्प्लीकेशंस इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ अपन है ना पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, परिमंडल का मतलब होता है कि आपने वायुमंडल नाम सुना है। वायुमंडल का मतलब क्या होता है कि ऐसा मंडल होता है कि जिसको चारों ओर से मतलब हवाओं से घिरा हुआ मंडल होता है कि जिसमें चारों ओर हवाएं होती है। वायुमंडल का हुआ चारों ओर से घिरा हुआ पृथ्वी का आवरण पृथ्वी है ना जो चारों ओर से हवाओं से घिरी हुई है, इसलिए इस आवरण को क्या बोलते हैं, वायुमंडल। तो वायुमंडल के अलावा भी तो पृथ्वी में बहुत सारे परिमंडल है कि पृथ्वी के आसपास का एरिया है उसके, तो पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों के बारे में पढ़ने का मतलब कि पृथ्वी पर क्या क्या है, उसके आसपास का एरिया कैसा है। जैसे वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है, तो वो एक कौन सा मंडल हो गया, वायुमंडल। फिर क्या हुआ, पृथ्वी में स्थल भी है, जलीय भाग भी है। तो पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है, जैसे ये वाला भाग, जैसे ये वाला भाग इसमें दे रखा है ना, ये वाला भाग, ये वाला स्थल भाग है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये वाला पूरा भाग, ये वाला, तो ये क्या हुआ, भूमंडल। तो ये भूमंडल में को भी फिर आगे बांटा गया, वो आगे पढ़ेंगे। तो भूमंडल के बारे में पढ़ेंगे अपन ने, किसे वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, भूमंडल के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है जलमंडल भूमंडल का एक पार्ट हो गया। एक तो महाद्वीप पार्ट होते हैं, एक महासागर। तो महासागर के बाद महासागर को इंक्लूड करते हुए अपन जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है जीवमंडल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सभी मंडलों का ऐसी जगह जहाँ पर जीवन की संभावनाएं हो, मतलब जीवन पाया जाता है, उसको बोलते हैं जीवमंडल। जहाँ पर मतलब अपन भूमंडल, स्थलमंडल, ये सब वायुमंडल मिलके एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं जिससे जीवन संभव हो सके, तो उसको बोलते हैं जीवमंडल। मतलब जीवमंडल के लिए इन सभी मंडलों का एक अन्योन्य क्रिया, मतलब कि क्या बोलते हैं कि एक दूसरे से, एक मंडल की दूसरे मंडल से निर्भरता, मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि जीवमंडल वहाँ पर ही जीव होंगे जहाँ पर ये अपन को सभी तत्व कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो जीवमंडल का मतलब होता है कि इन तत्वों की एक ऐसी जगह जहाँ पर इन तत्वों का अपन को सबका समावेश देखने को मिलता है, तो वहाँ पर जीवन की उत्पत्ति होती है, तो उसको जीवमंडल बोलते हैं। एक बार पुनः अपन धीरे से समझने का प्रयास करते हैं आसान भाषा में। अपन को इस चैप्टर में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में जानना है। परिमंडल में कौन कौन से मंडल आएंगे, एक तो वायुमंडल। अब परिमंडल को, परि का मतलब होता है सीमा होता है, परि का मतलब सीमा। तो परिमंडल पृथ्वी के विभिन्न मंडलों के बारे में इस चैप्टर में, जैसे कि वायुमंडल है, जलमंडल है, जीवमंडल है, भूमंडल है, तो उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है ना, अब पढ़ते सबसे पहले भूमंडल का मतलब होता है पृथ्वी है ना, पूरी आपने पृथ्वी देखी हो ना, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी पे कुछ भाग आपने स्थल के रूप में देखे होंगे और कुछ भाग जल के ऊपर। तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है ना, जो ठोस परत होती है, ठोस परत, पृथ्वी की जो ऊपरी क्रस्ट, ये है ना, ये वाला भाग, ये पृथ्वी जो पूरी है ना, अपन है ना, ये गोल पृथ्वी है। तो इसका है ना, अपन ऐसे नीचे, अपन है ना, इमेजिन करो कि पृथ्वी एक गोल है, उससे ना ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं ना, तो पृथ्वी है ना विभिन्न परतों में बटी हुई है। तो जो पहली परत होती है ना, ये जो पहली परत होती है ना पृथ्वी की, जहाँ पर अपन रहते हैं, तो उस परत को क्या बोलते हैं, स्थल मंडल या भूमंडल। ठीक है, ये कुछ
200 किलोमीटर तक की होती है और इसकी लंबाई है ना, मतलब 200 किलोमीटर की ये है ना, स्थल पर अलग होती है और महासागरों में अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये इसमें ना स्थल मंडल में सिर्फ स्थल नहीं आएंगे, इसमें महासागर भी आते हैं। एक बार पुनः सुने कि पृथ्वी, आपको इमेजिन करना है कि एक पृथ्वी है। अब पृथ्वी अपन को ऊपर के अध्ययन के साथ साथ नीचे वाले अध्ययन आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब आपको इमेजिन करना है कि जब पृथ्वी की ऊपरी परपटी है ना, मतलब ऊपर की परपटी जहाँ अपन रहते हैं, वो वाला भाग है ना, वो होता है भूमंडल। अब भूमंडल में आप पृथ्वी को ऊपर से देखेंगे तो उस पर क्या क्या दिखता है, अपन को महाद्वीप दिखते हैं, महासागर दिखते हैं, तो वो ही होती है स्थल मंडल। अब नीचे जाएंगे ना तो विभिन्न परतें, जब पृथ्वी के अंदर की साइड जाएंगे ना तो उसके अंदर विभिन्न परतें दिखाई देती है, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो स्थल मंडल पृथ्वी की पहली परत, जो भू प्रॉपर्टी जिस पर अपन रहते हैं, उसको ही बोलते हैं भूमंडल। ये किससे बनी हुई? तो मिट्टी, चट्टानों और जीवन के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं ना, उसमें शामिल होते हैं। ये ध्यान रखना है कि भूमंडल में महासागर और महाद्वीप भी आते हैं। भूमंडल में अपन को है ना, मतलब कि बहुत ऊंचाई वाली जगह भी देखने को मिलती है, बहुत गहराई वाली जगह भी देखने को मिलती है। जैसे ऊंचाई का नाम ले तो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ना, वो इसी स्थल पर पाई जाती है, माउंट एवरेस्ट। और सबसे गहरी जगह मैरियाना ग्रत, जो प्रशांत महासागर में स्थित है, वो भी इसी में पाई जाती है। तो स्थल मंडल एक ऐसी परत, ये पृथ्वी की जो पहली परत होती है ना, उसको स्थल मंडल बोलते हैं। ये चट्टानों से और मिट्टी से बनी हुई होती है और इसमें जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। तो इसमें अपन आप खुद पृथ्वी को नोटिस करोगे तो इसमें कुछ महाद्वीप भी है और महासागर भी है, इस पर ऊंची चोटियाँ भी है और गहरे गर्त भी है। ठीक है, तो ये हो गया भूमंडल। अब आगे पढ़ते हैं कि भूमंडल के बारे में तो पढ़ लिया, भूमंडल के बारे में पढ़ते हैं कि भूमंडल पर क्या क्या है। तो भूमंडल में क्या क्या है, तो सबसे पहले अपन है ना महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर क्या है, महाद्वीप है। महाद्वीप स्थल खंड है, ये जहाँ पर मानव रहता है वो होते हैं महाद्वीप। ये पृथ्वी सतह पर फैले हुए बहुत बड़े भूभाग होते हैं जो महासागरों और समुद्रों से अलग होते हैं। आपको है ना ये मैप दिखाई दे रहा है, तो इस मैप पे है ना कुछ ये वाली जगह, ये वाली जो आपको दिख रही है ना, ये वाला सब एरिया, ये सब क्या है, महाद्वीप है। मतलब कि ये बहुत बड़े बड़े भूभाग है जहाँ पर मानव रहते हैं और यहाँ पर है ना, मतलब कि ये एक दूसरे से कैसे अलग हो रहे हैं, समुद्रों से अलग हो रहे हैं। ये देखो, ये महाद्वीप इस महाद्वीप से कैसे अलग हो रहा है, ये महाद्वीप इस महाद्वीप से अलग हो रहा है। ये महाद्वीप मतलब उत्तर अमेरिका का महाद्वीप है, वो इधर यूरोप से अलग हो रहा है। ये वाला महाद्वीप इससे अलग हो रहा है। इधर भी एक अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी हिंद महासागर से ऊपर वाले भाग से अलग हो रहा है। तो पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े भूभाग जो समुद्रों और महासागरों से अलग हो रहे हैं, तो ये महाद्वीप, मतलब कि आप स्थलीय भाग देख लो ना, पृथ्वी का स्थलीय भाग वो महाद्वीप है। इन शॉर्ट लैंग्वेज, जो पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है ना, वो महाद्वीप है, और जो पानी वाला भाग है ना, उसको महासागर बोलते हैं। अपन को ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज में नहीं समझना है, सिर्फ ये समझना है कि जो स्थलीय भाग जहाँ पर अपन रह सकते हैं। ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि हर स्थल पर मानव रहता है, लेकिन स्थलीय भाग जहाँ पर जमीन हो ना, वो तो होगा महाद्वीप, और पानी वाले भाग को बोलते हैं महासागर। ठीक है, अपन को सिंपल सी लैंग्वेज में समझना है कि महाद्वीप वो भाग है जो चट्टानों से बने हुए भाग है, जहाँ पर जीवन मतलब कि रहा जाता है, कि भाई रहते अपन कहाँ पर रहते हैं, स्थल पे रहते हैं। तो स्थलीय भाग जो होता है ना, उसको तो बोलते हैं महाद्वीप। ये पानी वाला भाग है ना, इसको बोलते हैं महासागर। अब महाद्वीप और महासागर तो बता दिए कि महाद्वीप क्या होते हैं और महासागर क्या होते हैं। तो महाद्वीप कितने होते हैं भारत में, विश्व में कितने महाद्वीप है? कुल 7 महाद्वीप है। आपको है ना इस चैप्टर में ना ज़्यादा जो महाद्वीपों के बारे में जो जानकारी दे रखी है वो फैक्ट बेस्ड है, तो आपको वो याद करनी है और वो इम्पोर्टेंट भी है। तो लेकिन आप मतलब ज़्यादा डरना नहीं है, ये फैक्ट बेस्ड है, मैं आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो पृथ्वी पे कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। मतलब कि पृथ्वी पे जो भी ये स्थलीय ये वाला जो भाग है ना, ये जो चट्टानों से बना हुआ वगैरह, तो वो है ना 7 महाद्वीप है।
तो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? सबसे पहले है एशिया। कौन सा? एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया। उसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप। इनके बारे में जानकारी अपन आगे ले रहे हैं, लेकिन अपन को याद करना है कि कौन सा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद उत्तर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एक अंटार्कटिका। कौन कौन से महाद्वीप हो गए? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। कितने हो गए? 7 महाद्वीप है पृथ्वी पे। ठीक है, अब इन 7 महाद्वीप के बारे में अपन संक्षिप्त में जानकारी लेंगे। बहुत जानकारी नहीं लेनी है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तथ्य है। अपन को इस चैप्टर में जितनी 6th क्लास की ज्योग्राफी में जानकारी दे रखी है उससे संबंधित और 2-4 फैक्ट्स और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो उससे ज़्यादा अपन को नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपन ज़्यादा पढ़ेंगे तो याद भी नहीं होगा और आगे वाली क्लासेस में अपन को और भी पढ़ने को मिलेगा। तो ये है ना, मैंने इसलिए बताया कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये वाला, ये है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? ये है एशिया महाद्वीप। इसके बारे में सबसे बड़ी जानकारी की है कि ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में आपको अपना देश जो भारत है ना, भारत भी कौन से महाद्वीप में है? कोई पूछे भारत कौन से महाद्वीप में, तो वो भी कहाँ पे? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, ये सबसे बड़ा होने के साथ विश्व की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है ना, वो इसी महाद्वीप में रहती है। क्योंकि कुछ जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले देश है ना, वो इसी महाद्वीप में, जैसे कि इंडिया है, चाइना है, इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, चाइना है, इन देशों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी इसी क्षेत्र में रहती है। 2 इम्पोर्टेंट जानकारी कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी महाद्वीप में रहती है। अब इनकी सीमाओं के बारे में जानते हैं कि ये जो महाद्वीप है कौन सी सीमाओं से घिरा हुआ है। अपन है ना ऊपर नोटिस करेंगे ना, ये वाला आपने अभी महासागरों के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ तो आपको आगे समझ में आ जाएगा कि वो कौन कौन से ये जो ऊपर वाला महाद्वीप है ना, ये आर्कटिक महाद्वीप, आर्कटिक महासागर। जो एशिया के जो ऊपर वाला महासागर है ना, वो आर्कटिक महासागर है। यहाँ पर है हिंद महासागर। उत्तर में तो आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में है प्रशांत महासागर और पश्चिम में है, यहाँ पर पश्चिम में अपन को है ना यूरोप के जो देश है वो दिखेंगे, इधर साइड दिखेगा अफ्रीका महाद्वीप और इधर साइड दिखेगा भूमध्य सागर। मतलब कि जो पूर्व की सीमा है ना वो बहुत अलग अलग है, जैसे कि यूरोप का महाद्वीप भी है, भूमध्य सागर भी दिखेगा और अफ्रीका महाद्वीप भी है। तो पूर्व जो पश्चिम की सीमा है ना वो थोड़ी सी मतलब अलग अलग है। पूर्व में प्रशांत महासागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। मैंने शायद पहले ये जो सीमा इधर साइड वाली बताई है ना वो पश्चिम बोला, लेकिन ये पूर्व है। पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में इधर यूरोप है, इधर भूमध्य सागर है और इधर है अफ्रीका है जो स्वेज ये लाल सागर वगैरह से अलग हो रहा है। तो ये है एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप भारत भी, ये ध्यान रखना, भारत भी एशिया महाद्वीप में ही है और विश्व की मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी महाद्वीप में है। और एक और जो फैक्ट है वो याद रखना कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी एशिया महाद्वीप में ही है। वो ये नेपाल और इधर है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी इधर ही है। और ये यहाँ पर है ना बहुत सारे रेगिस्तान भी है, जैसे गोबी का रेगिस्तान है वो इधर ही है।
दूसरा आपको एक जो इम्पोर्टेंट बात रखनी है कि मैंने आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया था, उसमें आपको एक कर्क रेखा के बारे में बताया था जो 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री जो रेखा है ना, वो जो कर्क रेखा, उसके बारे में बताया था। तो कर्क रेखा इस महाद्वीप के बीच में से गुजरती है और ये भारत के भी बीच में से गुजरती है कुछ 23.5 डिग्री। ठीक है, आपको याद रखना है कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या के हिसाब से भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। कर्क रेखा यहाँ से बीच में से गुजरती है। ये इसका इन्वायरमेंट कुछ उष्णकटिबंधीय है क्योंकि कर्क रेखा इधर के बीच में से गुजरती है, और कुछ कुछ ठंडा इन्वायरमेंट भी रहता है उत्तर की साइड से। रशिया वगैरह का इन्वायरमेंट है ना, ये कुछ ठंडा है। अब उसके बाद मैंने वो बता दिया सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट इसी महाद्वीप में। आपको सीमाओं के बारे में बता दिया कि उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, और पश्चिम में है यूरोप की सीमा भी इससे लगती है, भूमध्य सागर भी लगता है, और जो लाल सागर है उसकी भी दिखती रेखा लगती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। याद रखने लायक फैक्ट से आप लिख लेना एक पेपर पे। इस पे मैंने ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो लिखी है लेकिन सारी नहीं लिखी है मैं, उसके अलावा जो फैक्ट्स बता रही हूँ वो भी आप लिख लेना। अब उसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अफ्रीका महाद्वीप है ना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया था, एक बार फिर बता देती हूँ कि बीच में 0 डिग्री है ना, ये भूमध्य रेखा होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, इसके ये 23.5 डिग्री जो इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा है उसके बारे में बताया। ठीक है, 23.5 डिग्री होती है ना, वो मकर रेखा होती है, और 23.5 डिग्री उत्तर होती है ना, वो कौन सी? कर्क रेखा होती है। तो ये जो तीनों रेखा है ना, ये इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कि ये हो गई कर्क रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो ये तीनों रेखाएं ना इसमें से होकर गुजरती है, आपको ध्यान रखना है। ये एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जहाँ से होकर तीनों अक्षांश रेखा, जो इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा है ना, उससे होकर गुजरती है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, उसका नाम क्या है? सहारा। वो इसी महाद्वीप में जो ये वो है ना, इस एरिया में फैला हुआ है। ये वाला इस एरिया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? सहारा मरुस्थल। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। मरुस्थल की उत्पत्ति कैसे होती है? गर्मी के कारण होती है। तो यहाँ पर मतलब कर्क रेखा इधर से होकर गुजरती है। तो ये विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, वो आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। और विश्व की नहीं, अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, विश्व की नहीं, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, आपको याद रखना है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर और इम्पॉर्टेंट है वो है कि विश्व की सबसे लंबी नदी, याद रखना, लंबाई के आधार पर जो विश्व की सबसे लंबी नदी है ना, वो है नील नदी। और नील नदी इजिप्ट से होकर गुजरती है। तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, फैक्ट्स है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ। और आपको ये मैं फटाफट बता देती हूँ कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप सहारा रेगिस्तान है इधर। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, इसी में सबसे बड़ा मरुस्थल आपको बता दिया। अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, वो माउंट किलिमंजारो यहाँ की, ये तंजानिया में है। किलिमंजारो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताई, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, मतलब कि विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, बाकी ऐसा कोई महाद्वीप नहीं है जिससे होकर ये तीनों गुजरती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। ये विश्व के सबसे विकसित राष्ट्र इसमें सम्मिलित है। और जैसे कि कनाडा है, अमेरिका है, मेक्सिको, ये इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो ये है कि ये पूरी तरह से
आपको मैंने पृथ्वी को है ना ऐसे बीच में से देशांतर रेखाओं से काटा था ना, तो इसको है ना पश्चिमी गोलार्ध और इसको है ना पूर्वी गोलार्ध बोला था, ठीक है। तो जो ये वाला है ना उत्तर अमेरिका, ये पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिमी गोलार्ध में। एशिया था ना, एशिया महाद्वीप, वो पूरी तरह पूर्वी गोलार्ध में था, और ये नॉर्थ अमेरिका है वो पूरी तरह पश्चिमी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब इसकी सीमाओं की बात करें तो सीमा के हिसाब से ऊपर है ना आर्कटिक सागर है। कौन सा सागर है? आर्कटिक सागर। इसके पश्चिम में है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर, इसके पूर्व में अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर ये इसकी सीमा है। और ये जो नॉर्थ अमेरिका है ना, वो साउथ अमेरिका से, मैंने 7 महाद्वीप बताया ना, तो उसमें जो साउथ अमेरिका है ना, ये साउथ अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है ना। जब आप, मैंने आगे बताया वैसे, लेकिन यहाँ पर आपको बता देती क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट भी है। आप है ना, जब 2 स्थल भाग, ये स्थल और स्थल, इन दोनों को अगर कोई छोटा सा स्थल जोड़ रहा हो, क्या, एक ये स्थल, ये स्थल, 2 स्थलों को अगर कोई छोटा सा सकरा मार्ग, स्थलीय मार्ग जोड़ रहा हो ना, तो उसको बोलते हैं स्थल संधि। क्या है? 2 स्थलों को जोड़ने वाला सक्रिय स्थलीय मार्ग, उसको स्थल संधि बोलते हैं। तो जो नॉर्थ अमेरिका है ना और साउथ अमेरिका, ये दोनों एक सक्रिय स्थल से जुड़े हुए, तो वो है ना, उसको बोलते हैं स्थल संधि। वो क्या है? पनामा स्थल संधि। पनामा सिटी से जुड़ा हुआ है दोनों एक दूसरे से, तो पनामा स्थल संधि से दोनों नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर है ना कैरिबियन सागर और पनामा नहर से जुड़ा, ये तो हमको बता ही दिया मैंने। तो नॉर्थ अमेरिका के बारे में भी जानकारी ले लिए। अब आता है स्थल संधि। 2 बड़े भूभाग को जोड़ने वाली सक्रिय भूमि की पट्टी जो दोनों ओर से पानी और सके, ये स्थल है, ये स्थल है। अब इधर भी पानी है, इधर भी पानी, ये इधर से स्थल से जुड़ी हुई है। ये पनामा स्थल संधि उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। अंटार्कटिक महासागर, इधर अंटार्कटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए अगर ये नहीं होती तो जल ही होता, तो इन दोनों को एक सक्रिय स्थल मार्ग से ये दोनों जुड़े हुए हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इसलिए उसको बोलते हैं स्थल संधि, ठीक है। और बहुत सारी स्थल संधि है, तो उसके बारे में आप मतलब कि कहीं से सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट स्थल संधि का नाम बता दिया। इसके अलावा करेन स्थल संधि है जो म्यांमार और थाईलैंड के बीच में स्थित है, ठीक है। अब इसके अलावा स्थल संधि, तो अब जल संधि भी पढ़ लेते। जल संधि का मतलब होता है कि 2 बड़े जलाशय, ये मैंने जैसे स्थल बताया था कि 2 बड़े से, तो 2 बड़े पानी की जगह जो एक सक्रिय पानी से जुड़े हुए हो, स्थल से नहीं, 2 पानी की जगह, जैसे 2 पानी के मग है, उन दोनों के बीच में आप एक पाइप डाल दो, तो उन दोनों का पानी मिल रहा होगा। तो 2 बड़े जल के भाग, जैसे एक बाल्टी इधर रख दो, इधर बाल्टी, इन दोनों के बीच में ना छोटा छोटा सा छेद कर लो और पाइप डाल दो, तो इन दोनों को जो जोड़ रहा है ना वो सकरा मार्ग, वो हो गया जल संधि। क्या? 2 जलाशय बड़े बड़े, उनको जोड़ने वाला सक्रिय पानी जल धारा होगी ना, उसको बोलते हैं जल संधि। जैसे कि जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप महाद्वीप है ना, यूरोप महाद्वीप के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो यूरोप महाद्वीप है और इधर नीचे है ना अफ्रीका महाद्वीप है। इन दोनों के बीच में ना एक स्ट्रेट है, मतलब स्ट्रेट का मतलब जल संधि ही होता है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग तो कर रहा है, उसके साथ साथ ये अटलांटिक महा ओशियन
और मेडिटेरियन मतलब भूमध्य सागर को जोड़ रहा है। तो ये कौन सी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसके अलावा भी बहुत सारी जल संधियाँ हैं, इन जल संधियों को आप पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर है ना अपन को आगे है ना हॉर्मुज़ की जल संधि भी देखने को मिलती है, जो फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है। उसके अलावा बाब अल मंडेब की जल संधि भी है, जो लाल सागर को और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। तो ऐसी बहुत सारी जल संधियाँ हैं, और ये जल संधियों के बारे में बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो आपको अगर इन जल संधियों के बारे में जानना है और मैप के थ्रू जानना है तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको एक अलग और वीडियो में सारी जल संधियों के बारे में बता दूंगी। लेकिन मैंने यहाँ पर just सिर्फ एग्जाम्पल दिया है कि जल संधि का मतलब होता है कि दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ने वाली एक सक्रिय जलधारा होती है, उसको जल संधि बोलते हैं। ठीक है, स्थल संधि के बारे में जान लिया, जल संधि के बारे में जान लिया। अब अपन ब्रीफ देख लेते हैं कि अपन ने क्या क्या जान लिया। अपने सबसे पहले परिमंडल के बारे में जान लिया, फिर विभिन्न मंडल कौन कौन से उसके बारे में, फिर है ना अपन ने एशिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में, नॉर्थ अमेरिका के बारे में, स्थल संधि के बारे में और जल संधि के बारे में। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये इसमें फैक्ट्स ज़्यादा है, लेकिन ये क्या छोटी छोटी चीज़ें अपन शायद है ना बार बार बहुत लेट समझ में आती है, तो अपन के दिमाग में कन्फ्यूज़न ही रहता है कि जल संधि स्थल संधि। अपने दिमाग में हमेशा कन्फ्यूज़न नहीं रहता है कि स्थल संधि का मतलब अपन रट तो लेते हैं, लेकिन ये चीज़ पता नहीं चलती कि इनका मतलब क्या होता है। इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझ जाओ तो फिर आपको याद करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो आगे बढ़े। अब दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका ये पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसकी लोकेशन में कुछ अपन पढ़ते हैं। ये पृथ्वी है, ठीक है। इसको मैंने आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं में, अक्षांश ये बीच वाली रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है, और ये बीच वाली 0 डिग्री जिसको ग्रीनविच का नाम दिया था वो। तो ये तो है ना, ये जो दक्षिण अमेरिका है ना वो यहाँ पर स्थित है। तो कौन सा गोलार्ध हुआ, पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, मतलब कि दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में दक्षिण अमेरिका स्थित है। यहाँ पर विश्व की जो सबसे लंबी श्रृंखला है ना, पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, वो इसी महाद्वीप में स्थित है। ये इधर है, ये इधर है ना, एक मिनट, ये इधर है ना, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है इधर। इसके अलावा इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लंबी एंड बड़ी, लंबी विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसका नाम है नील नदी। और विश्व की सबसे बड़ी, मतलब कि जो एरिया वाइज बात कर रहे हैं, अमेज़न नदी वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसके अलावा विश्व के सबसे बड़े जंगल, अमेज़न जंगल, जहाँ पर अमेज़न जंगल बहुत फेमस है, अमेज़न जंगल जिसको पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। 3 चीज़ें, सबसे बड़ी पर्वत, सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज श्रृंखला, वो इसी महाद्वीप में स्थित है। अमेज़न नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी यहाँ पर स्थित है। और अमेज़न जंगल विश्व के जो पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं वो भी इधर ही स्थित है। इन महाद्वीपों के बारे में मैं कुछ है ना, मतलब बहुत कम फैक्ट्स बता रही हूँ। इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं कि कौन कौन से जीव जंतु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली यहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। कौन कौन से वन पाए जाते हैं, तो आपको है ना, मतलब इसके बारे में जानकारी लेनी हो ना, तो अपन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में अलग अलग से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अभी मैं ना सिर्फ बहुत जो इस NCERT में जो दे रखे हैं ना फैक्ट्स, उसके बारे में पढ़ा रही हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो साउथ अमेरिका हो गया। अब साउथ अमेरिका के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी लेने के बाद अपन को ये भी समझना है कि इसके जो सीमा है, इसकी सीमा मैंने ये बता दी कि ये स्थल संधि से किससे जुड़ा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका से। कौन सी स्थल संधि, पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके पश्चिम में ना दक्षिणी प्रशांत महासागर, मतलब कि आप ये याद रख लेना कि इसके पश्चिम में ना प्रशांत महासागर है,
इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर जो नॉर्थ अमेरिका के भी पूर्व में था और नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में भी प्रशांत महासागर था। और इसके दक्षिण में है ना दक्षिणी महासागर है। कौन सा महासागर है? दक्षिणी महासागर। इसकी सीमाएं पढ़ ली। अब आगे बढ़ते हैं। यूरोप महाद्वीप। यूरोप है ना, मतलब कि आप यूरोप महाद्वीप अपन ये पढ़ते हैं। यूरोप महाद्वीप के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो ये है कि यूरोप महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कैसे? ये ऐसे इधर स्थित है, ठीक है। ये है ना पश्चिमी संस्कृति, आपने बहुत बार नाम सुना होता है कि पश्चिमी, तो ये ना एक तरफ से पश्चिमी संस्कृति का ध्वजवाहक बोल सकते हैं कि सबसे आगे जो ध्वजवाहक होता है ना कि पश्चिमी संस्कृति को जिसने आगे बढ़ाने का काम किया, तो वो यूरोप महाद्वीप ने किया है। भारत में जो उपनिवेशवाद आपने देखा था ना कि भाई यूरोपियन कंट्रीज़ भारत में आई और उपनिवेश, तो वो यहाँ की कंट्री थी जिन्होंने भारत में उपनिवेशवाद फैलाया, जैसे कि ब्रिटेन है, ये सब है ना, ये भारत में फैलाने वाले, मतलब कि विश्व के बहुत सारे देशों में उपनिवेशवाद की जिसने जड़ रखी ना वो यूरोप की कंट्रीज़ ही थी। इसकी सीमा की बात करें तो मैंने एक तो बता दिया कि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इसके ऊपर आर्कटिक महासागर है। इसके पश्चिम में स्थित है अंटार्कटिक महासागर है। इसके दक्षिण में है ना भूमध्य सागर है। कौन सा सागर? भूमध्य रेखा और भूमध्य सागर में डिफरेंस है। भूमध्य रेखा इधर है और भूमध्य सागर इधर है, तो इनका है ना मतलब ये नहीं है कि भूमध्य रेखा इधर से जा रही होगी इसलिए भूमध्य सागर, नहीं, भूमध्य रेखा इससे कुछ नीचे है और भूमध्य सागर ऊपर है और इसकी दक्षिणी सीमा ये बनाता है। अब है ना यूरोप, जो रशिया है ना, रशिया देश, विश्व का जो रशिया देश है, जो सबसे बड़ा देश है, वो है ना आधा यूरोप में है और आधा एशिया में। तो यूरोप और एशिया एक तरफ से ना यहाँ से ना यूराल पर्वत है ना उससे अलग हो रहे हैं, तो इनकी सीमा है ना जो पूर्वी सीमा है ना यूरोप की, वो यूराल पर्वत द्वारा निर्धारित होती है, और एशिया की जो पश्चिमी सीमा है ना वो इधर से है ना यूराल पर्वत इसकी पश्चिमी सीमा बनाता है जो यूरोप। तो इन दोनों, जो यूरोप प्लस एशिया मिलकर है ना, इसको यूरेशिया बोलते हैं, दोनों को मिलाकर यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ लिया। और उसके बाद अपन है ना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया एक ओनली महाद्वीप है जो देश भी है, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। ये इसमें एक फैक्ट और लिखा हुआ है कि ये एक महाद्वीप और देश दोनों है, साथ ही इसके साथ न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप है ना, इधर है ना प्रशांत महासागर में बहुत सारे द्वीप है, उन दोनों को इन सबको मिला के ओशिनिया कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में यही फैक्ट्स याद रखने हैं कि ये सबसे छोटा महाद्वीप है, इसको देश और महाद्वीप दोनों की संज्ञा दी गई है, और इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं ये आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है। अब आगे पढ़ते हैं महासागरों के बारे में। वैसे तो ये चैप्टर मतलब बहुत लेंदी होता जा रहा है, लेकिन फैक्ट्स एक्चुअली में ना इसलिए थोड़ा सा बहुत लेंदी होता जा रहा है, लेकिन इस चैप्टर में अपन महासागरों के बारे में और पढ़ लेते हैं, और जो बाकी है ना जीवमंडल और वायुमंडल के बारे में अपन संक्षिप्त जानकारी इसमें ले लेते हैं। लेकिन बड़ा हुआ तो क्या, आप थोड़ा स्पीड से करके भी आप देख सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्स है, आपको फैक्ट्स लिखने हैं और फिर उनको याद करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि महासागर पृथ्वी के जो जलीय भाग है ना, ये वाले जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं, किसमें, अभी कभी आप मैप देखोगे ना तो जो ब्लू कलर वाला भाग है ना, ये वाला, ये किसका भाग है? महासागरों का भाग है। तो महासागर क्या है? ये जलीय राशि है जो एक दूसरे से, महाद्वीप है ना, आपको है ना एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं दिखाई देते, ये मतलब कि इधर ये महाद्वीप एक दूसरे से जलीय राशि से टूटे हुए, लेकिन महासागर है ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते, ठीक है। महासागर पृथ्वी पर है ना 71% एरिया पर है ना जल है। चूँकि ये जो जल है ना वो ज़्यादातर महासागरों में, तो महासागरों का जो जल है ना वो पीने योग्य नहीं है, मतलब कि खारा जल है। लेकिन विश्व की जलवायु के निर्धारण में इस जल
मतलब इस जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो विश्व का 71% भाग पे जल है और ज़्यादातर जल मतलब कि 97% जो जल है ना वो महासागरों में है। कितना? 97%। तो विश्व के 5 प्रमुख जो महासागर है ना उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़ा जो महासागर है ना, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ये सबसे विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ये कम से कम है ना 1/3 भाग पर ये महासागर स्थित है। अंडरस्टैंड, मतलब कि 1/3 भाग को ये लेके बैठा है ये महासागर। ये महासागर आपको ना मतलब कि इस पे तो आपको है ना कुछ इस तरीके से ये और आधा इधर दिखे, लेकिन जब आप ग्लोब पे या फिर किसी 3D स्पेस पे देखोगे ना तो ये गोल दिखाई देता, मतलब कि इसकी जो आकृति है ना वो कुछ इस प्रकार की गोल है। इस पे आपको सही से नहीं दिख रहा क्योंकि आधा इधर आ गया, लेकिन जब अपन पृथ्वी को आधा इधर देखो, आधा इधर वाला भाग को जोड़, इधर वाला भाग को इधर लाके खड़ा कर दे ये वाला, और इधर वाला जब इसको गोल पृथ्वी को रोल करेंगे ना तो ये गोल दिखाई देगा, इसकी संरचना गोल की ओर दिखाई देगी। आपने पृथ्वी के सबसे गहरे भाग मैरियाना गर्त के बारे में पढ़ा होगा। मैरियाना गर्त इसी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, ये जो प्रशांत महासागर है ना ये भूकंप, ज्वालामुखी और जो अन्य आंतरिक जो गतिविधियां है ना, भूकंप, ज्वालामुखी वगैरह के लिए ये बहुत सक्रिय क्षेत्र है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। क्या? रिंग ऑफ फायर। यहाँ पर ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह बहुत आते हैं ये वाला एरिया, क्योंकि ये प्लेट के किनारे भी है। अब प्लेटों के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनको ये प्लेट के किनारे, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और विश्व का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त भी इसी महासागर के अंदर स्थित है। इसकी आकृति गोल है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे द्वीप भी है और इन द्वीपों को, न्यूजीलैंड को और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर ओशिनिया कहा जाता है। इसके बारे में अपन आगे बढ़ा है। और इसकी प्लेटों के किनारे बहुत सक्रिय है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। अब अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर आपने ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, इसका जो बीच वाला एरिया ना, ये वाला, ये पूरा, ये है ना अंटार्कटिक महासागर। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। ठीक है, इसकी जो आकृति है ना वो एस आकृति है। कैसे? ये एस के जैसा है। प्रशांत महासागर का जो ये महासागर है ना, ये है ना इतना व्यस्त महासागर नहीं। व्यस्त का मतलब कि यहाँ पर जो जहाज वगैरह जाते हैं ना वो इतने नहीं जाते, क्योंकि विकसित एरिया तो ये भी है कि या एशिया की ये वाली कंट्रीज भी विकसित है यहाँ पर भी, लेकिन अंटार्कटिक महासागर विश्व के 2 सबसे महत्वपूर्ण किनारे, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, ये विश्व के सबसे विकसित क्षेत्र माने जाते हैं। तो इनके बीच में व्यापार का आदान प्रदान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो अंटार्कटिक ओशियन का ये वाला भाग है ना, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, ठीक है, ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर है, ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर है, एक मिनट, ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर है, ये दक्षिणी अंटार्कटिक ओशियन है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ना ये बहुत व्यस्त व्यापारिक मार्ग माना जाता है, यहाँ से जहाज़ों का आदान प्रदान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसकी आकृति एस की आकृति की है और यहाँ के बीच में है ना, ये ना बीच से पहले ये वाले भाग जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे अलग हुए थे। इसके बीच में है ना एक रिज भी है। अब इनके बारे में आपको डिटेल में बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है, तो अपने 2 महासागरों के बारे में पढ़ा है। ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसकी आकृति गोल के जैसी है और ये इधर पूर्व में तो, पश्चिम में तो एशिया महाद्वीप से और पूर्व में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से घिरा हुआ है। और विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर, विश्व का जो सबसे गहरी जगह मैरियाना गर्त भी इसी पैसिफिक ओशियन में। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अंटार्कटिक महासागर है। इसकी आकृति एस की जैसी है और ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद आते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर पड़ा है। किसका? कैसे? हिंद महासागर। हिंदुस्तान के नाम से इस महासागर का नाम पड़ा है। संसाधनों की दृष्टि से भरपूर है। यहाँ पर उत्तर में अपन को एशिया देखने को मिलता है। इसके पश्चिम में अपन को क्या देखने को मिलता है? अफ्रीका, इधर ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। तो हिंद महासागर के बारे में। अब दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर अपन ने ना अंटार्कटिका के बारे में नहीं पढ़ा है। अंटार्कटिका के बारे में मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, मैंने इसकी शायद एक स्लाइड भी नहीं बनाई है। अंटार्कटिका भी एक महाद्वीप है, लेकिन ये पूरी तरह ना दक्षिणी ध्रुव है ना,
मैंने आपको ये वाले पॉइंट्स बताए थे जहाँ पर पूरी टाइम बर्फ़ से ढकी, तो ये दक्षिणी ध्रुव को घेरे हुए है, तो यहाँ पर ना ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पर 6 महीनों की दिन और 6 महीने की रात देखने को मिलती है। तो ये ना पूरी तरह ठंड से घिरा हुआ है, ठंड मतलब बर्फ़ से घिरा हुआ है, सॉरी बर्फ़ से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर है ना कोई स्थायी मानवीय निवास नहीं है। यहाँ पर आजकल तो मानव बहुत ज़्यादा जाने लग गए, लेकिन पहले भी मानव जाते थे और बहुत सारे देशों के शोध केंद्र भी इधर स्थित है, लेकिन कोई स्थायी मानवीय निवास इस क्षेत्र में नहीं है। तो दक्षिणी महासागर इसी अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ना, इसको घेरे हुए है दक्षिणी महासागर, ठीक है। तो इसके बाद अंटार्कटिका महासागर ये विश्व का सबसे छोटा उथला का मतलब है कि ज़्यादा गहरा नहीं है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है और सबसे बड़ा भी है। अंटार्कटिका महासागर विश्व का सबसे छोटा और सबसे उथला मतलब कि बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है। और ये प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि होती है ना, बेरिंग जल संधि का मतलब मैंने आगे बता ही दिया, दो जलाशयों या फिर जल राशियों को जोड़ने वाली संधि, बेरिंग जल संधि से ये प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन पांचों महासागर के बारे में पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं अपन वायुमंडल के बारे में। अब वायुमंडल के बारे में आपको बड़ी क्लासों में और भी जानकारी लेने को मिलेगी, मतलब कि क्योंकि वहाँ पर है ना फिर आपको पूरा एक चैप्टर इससे संदर्भ में मिलेगा। तो यहाँ पर एक छोटे पॉइंट के रूप में बताया गया, तो मैं उसी रूप में आपको पढ़ाऊँगी, लेकिन फिर भी आपको ये जानकारी समझने में आपको आगे वाली क्लासों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। क्योंकि मैंने अगर हर टॉपिक के ऊपर अलग से बनाया होता ना वीडियो, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता, लेकिन फिर भी इस चैप्टर की डिमांड के अनुसार मैंने ये प्रॉपर बनाया है। तो अब है ना ये आपको क्या है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी को है ना, जब आप है ना इमेजिन करो कि पृथ्वी गोल है, अब पृथ्वी से अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ अपन को है ना जाते हैं ना, तो पूरी वायु से घिरा हुआ पृथ्वी है ना, मतलब ऊपर की तरफ जाना आपको है ना, पृथ्वी से इमेजिन करो पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी है, और इसी वायु से घिरी हुई पृथ्वी को क्या बोलते हैं, वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर से घिरी हुई गैस, मतलब गैस होती है ना, तो पृथ्वी है ना चारों ओर से गैसों से घिरी हुई है, ये गैसों से घिरी हुई है, और इसी कारण जीवन संभव है, क्योंकि अपन ऑक्सीजन के बिना कितने टाइम तक रह सकते हैं। तो ये क्या है, गैसों से घिरी हुई पृथ्वी को वायुमंडल बोलते हैं। तो ये पृथ्वी है और इसको चारों ओर से बहुत सारी गैसों ने घेर रखा है, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैसें, तो उसको बोलते हैं क्या है, वायुमंडल। अब है ना जब अपन ना पृथ्वी को चारों ओर से वायु ने घेर रखा है, लेकिन अपन पृथ्वी से सब जब ऊंचाई की ओर जाते हैं ना, तो ये वायु की जो परतें हैं ना वो अलग अलग होती है, कि जैसे ये अपन ऐसे जाना है, पृथ्वी से अपन को ऊंचाई की ओर जाना है, तो पृथ्वी की जो वायुमंडलीय संरचना है ना, वो अपन जैसे भी नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं ना, वो बदलती जाती है। मतलब कि आपको ये नहीं है कि यहाँ पर बहुत घनी गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर अपन को परत बहुत मोटी देखने को मिलेगी वायु की, लेकिन ऊपर जाते हैं ना, तो वायु का जो घनत्व है ना वो कम होता जाता है। तो मतलब कि संरचना बहुत अलग अलग होती जाएगी, वायु की संरचना भी अलग होती जाएगी। तो इसी संरचना के आधार पर वायुमंडल को है ना 5 परतों में बांटा गया है। कितनी परतों में? 5 परतों में। तो सबसे इसका जो चित्र है ना मैं ऐसे बनाती हूँ, तो अपन को है ना वायु पृथ्वी के ऊपर की ओर जाना है, तो ये 5 परतों में बांटा गया है। तो सबसे नीचे वाली जो परत होती है ना उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, ये सबसे नीचे वाली परत है। और इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। उसका कारण है ना आपको आगे वाली क्लासों में जानने को मिलेगा। तो ये क्षोभ मंडल है, इसकी ऊंचाई है ना जिसे भूमध्य रेखा पर अलग होगी और ध्रुवों पर अलग होगी, तो इसकी ऊंचाई अलग अलग है। तो क्षोभ मंडल पहली सीमा है, फिर उसके बाद आती है समताप मंडल। ये सीमा है ना जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सीमा मानी जाती है। मौसम में प्रकृति में जितने भी बदलाव आते हैं ना इसी सीमा में आते हैं। उसके बाद वाली सीमा पर इतना प्रभाव वो नहीं, मतलब कि टेम्परेचर मतलब कि बदलाव वगैरह वो इस सीमा से ही ज़्यादा संबंधित है। उसके बाद आता है समताप मंडल, उसके बाद आता है मध्य मंडल। ये सबसे ठंडी परत मानी जाती है। इसकी विशेषता है कि यहाँ पर है ना
ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होती है, तो उन किरणों को रोकता है। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। चूँकि यहाँ पर वायु का डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए जो फ्लाइट्स और जो प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं ना, वो इसी मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी परिवर्तन सबसे अधिक होते हैं। मध्य मंडल को सबसे ठंडी परत माना जाता है। उसके बाद आता है आयन मंडल। पृथ्वी के द्वारा जो रेडियो तरंगे, अपन को जो रेडियो टीवी वगैरह सुनाई देते हैं, तो यहाँ से कुछ तरंगे भेजी जाती है। तरंगों की वापसी है ना होती है ना, तो वो इसी आयन मंडल से होती है। ठीक है, और उसके बाद आता है बहिर्मंडल। तो मैंने एक दो लाइन में जो इनकी इंपॉर्टेंट लाइन है ना, वो मैंने बता दी कि क्षोभ मंडल है ना, मौसम संबंधी जो सबसे ज़्यादा परिवर्तन होते हैं ना, वो क्षोभ मंडल में होते हैं। उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें ओजोन पाई जाती है और फ्लाइट्स इसी में उड़ती है। तीसरी है मध्य मंडल। मध्य मंडल की क्या विशेषता है कि ये सबसे ठंडी परत है। चौथी है कि आयन मंडल। आयन मंडल मतलब अपन जो टीवी रेडियो नेटवर्क्स वगैरह की बात करते हैं ना, कि पृथ्वी के द्वारा तरंगे भेजी जाती, तो ये तरंगों की जो वापसी होती है ना, वो इसी आयन मंडल से होती है। तो रेडियो वगैरह से रिलेटेड, इस जो रेडियो वगैरह के बारे में आप पूछे ना कि भाई किससे संबंधित है ये परत, तो उस समय आयन मंडल का नाम लेना। उसके बाद आता है बहिर्मंडल। इससे है ना बाहरी अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। इसके बारे में अभी वैज्ञानिकों की बहुत कम जानकारी, धीरे धीरे और जानकारी बढ़ेगी, तो उसके बारे में कमी, और इससे अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है इस परत के बाद। ठीक है, ये वायुमंडल के बारे में जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जीवमंडल। जीवमंडल के बारे में वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जीवमंडल वह क्षेत्र है जहाँ पर पृथ्वी पर जीवन संभव है। ये है ना मतलब कि वो एरिया है जहाँ पर है ना वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल तीनों का एक मिक्सचर देखने को मिलेगा। और जीवन की जो आवश्यक विशिष्टता होती है ना जीवन के लिए, कि जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, उन तीनों का मतलब कि जैसे कि ये वाला एरिया आपको ये देखना है कि जलमंडल, तो जलमंडल, वायुमंडल और भूमंडल। तो ये वाला जो एरिया ना कि जहाँ पर ये तीनों मिल रहे, तो वहाँ पर क्या है जीवमंडल, जहाँ पृथ्वी, इसमें भूमि, जल और वायु तीनों परिमंडलों के वे हिस्से शामिल है जहाँ जीव जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो ये तीनों एरिया कहाँ पे, यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये क्या होगा जीवमंडल, जहाँ पर तीनों चीज़ों का मिक्सचर, जहाँ जिसके कारण भूमि, जल और वायु तीनों परिमंडलों का समावेश, जिसके कारण जीवन संभव होगा पृथ्वी पे, तो वही जीवमंडल है। जीवमंडल पृथ्वी पर ऐसी वो व्यवस्था, मतलब ऐसी क्लाइमेट उपलब्ध करवाता है जिसके कारण मानव या फिर कोई भी जीव जंतु जीवित रह सकता है। तो अपन ने इस चैप्टर में क्या किया जाना, अपन ने पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों के बारे में जाना। सबसे पहले भूमंडल के बारे में जाना। भूमंडल में अपन ने महाद्वीपों के बारे में, महासागरों के बारे में जाना। उसके बाद आता है अपन ने किसके बारे में जाना, वायुमंडल के बारे में। और उसके बाद अपन ने जाना जीवमंडल के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने थोड़ा एंड में स्पीड में भी पढ़ा है क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा हो रहा है, तो क्योंकि इसमें बहुत बेसिक जानकारी दे, जब आप ये चैप्टर इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ोगे ना, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कुछ और जानकारी अभी आपको दी ही है एक्स्ट्रा, तो आपको ये चैप्टर तो आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें ना कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने बोला कि भाई आगे वाली क्लासों में समझ में आएगी, क्योंकि वो कुछ को रिलेशन के साथ पढ़ाई जाने की आवश्यकता है। अगर मैं उसको बिना संबंध में अभी पढ़ाना चालू कर दूंगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वायुमंडल है उसके लिए एक बहुत स्पेसिफिक चैप्टर, पूरी क्लाइमेटोलॉजी पढ़नी होती है। जीवमंडल से संबंधित बहुत अलग अलग चैप्टर्स है, इसलिए मैं आपको सारी जानकारी इस एक वीडियो में नहीं दे सकती। लेकिन जब आप ये वीडियो देखने के बाद वो चैप्टर पढ़ोगे 6th क्लास का, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।